आप देख रहे हैं आजाद पुल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 1 दिसंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे ईरान का नया वार्निंग शॉट, इसराइल को दे दी बड़ी धमकी। इसराइल ने किया बड़ा दावा, रफा की सुरंगों में 40 फलस्तीनी फाइटर्स मारे। गजा में इंटरनेशनल फोर्स पर रेजिस्टेंस हुआ सख्त, तैनाती से पहले ही पर काटने की खबर। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइली सेटलर्स सड़कों पर उतरे, कहा नेतन्याहू को मत दो माफी, जेल में डालो। ईरानी नेवी का नया वॉरशिप तैयार, खुजेस्तान से दूर तक दबदबा होगा कायम। ट्रंप ने की मदरों से फोन पर बात, वेनेजुएला बोला हमले की तैयारी कर रहा है अमेरिका। और सीरिया में आईएस के आई शामत, अल-शरा और अमेरिका ने मिलकर दहला दिया। शुरुआत करते हैं इस शो की हेडलाइन से। ज्यादा होंगी खबरें। ईरान और इसराइल के बीच सीक्रेट टेंशन्स बढ़ रही हैं। ईरान को खदशा है कि इसराइल फिर से हमला कर सकता है, शायद इस महीने के आखिर तक। तभी तो ईरान की तरफ से लगातार वार्निंग से भरे बयान सामने आ रहे हैं। इन्हें समझने की कोशिश भी कीजिए आप। 1 दिसंबर को ईरान की IRGC ने इसराइल को फिर से वार्निंग देते हुए कहा कि कोई भी नई हरकत हुई तो जवाब और सख्त होगा। क्या कोई नई हरकत होने वाली है? रोज ये बयान क्यों आ रहे हैं? IRGC के स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नायनी ने एक ईरानी चैनल पर 2 तरह की बातें करते हुए कहा कि इसराइल के पास ना कोई नया मकसद है, ना ही हिम्मत है कि वो वही गलतियां दोबारा कर सके। लेकिन दूसरी बात सुनिए, लेकिन अगर इसराइल ने कोई भी नई एग्रेशन की तो उसे पहले से भी ज्यादा सख्त जवाब मिलेगा। नायनी ने दावा किया कि हालिया जंग में इसराइल को साफ साफ शिकस्त मिली है, और ये बात उसके अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री से जुड़े लोग भी इनडायरेक्टली मान चुके हैं। साथ ही कई अमेरिकी थिंक टैंक्स भी यही कह रहे हैं कि शिकस्त इसराइल की हुई। ये नायनी का दावा है। नायनी के मुताबिक अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन ने इसराइल की सिक्योरिटी प्रेस्टीज को तोड़ दिया। उनका दावा है कि अब सिर्फ 13% ज़ायनी आबादी ही इसराइली सिस्टम को कामयाब मानती है, बाकी सब मानते हैं कि नाकाम हो गया इसराइल। IRGC के स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ईरान की फोर्सेस इस वक्त सबसे हाई लेवल की टैक्टिकल और आर्मामेंट तैयारियों पर हैं। क्यों? क्या होने वाला है? बयानों से अंदाजा लगाने की कोशिश कीजिए। नायनी ने यह भी कहा है कि हमारी कुव्वत और ताकत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। दोस्तों, दरअसल ये बयान एक खतरे की अलामत है, एक अलार्म है, जिसमें ईरान अपने दुश्मन को परख भी रहा है और अलर्ट भी कर रहा है कि कोई हिमाकत ना कर देना। इसराइल ने सुरंगों में मौजूद दर्जनों फलस्तीनी लड़ाके मारने का एक बहुत बड़ा दावा किया है। इसराइली आर्मी ने कहा है कि उसने पिछले हफ्ते रफा के आसपास टनल टारगेटिंग ऑपरेशन में 40 से ज्यादा फलस्तीनी लड़ाकों को मार दिया। सुबह इसराइली आर्मी ने अलग बयान में दावा किया कि रफा के साउथ में जमीन के नीचे से बाहर निकल रहे 4 लड़ाकों को भी रात में मार दिया गया और लोग मारे गए हैं, लड़ाके मारे गए हैं। खुद एक बड़े पॉलिटिकल लीडर हमास के, उनका बेटा भी मारा गया है। हमने कल आपको खबर दिखाई थी, आज भी उसकी तस्वीर आई है। इसराइल का कहना है कि दर्जनों हमास फाइटर्स अभी भी साउथ गजा की सुरंगों में छुपे हैं। ये बात तो हमास भी मान रहा है, यानी उन इलाकों के नीचे इस वक्त जहां पर इसराइली कंट्रोल है, वहां उन इलाकों के नीचे जो सुरंगें मौजूद हैं, वहां हमास के फाइटर्स फंसे हुए हैं। जैसे वो निकलने की कोशिश करते हैं, इसराइल उन पर, IDF उन पर गोलियां बरसा देती है। बीते 40 दिनों से इसराइली फौज ईस्टर्न रफा में फोकस कर रही है ताकि वहां बची हुई टनल रूट को खत्म किया जा सके और अंदर छुपे लड़ाकों को एलिमिनेट किया जा सके, उन्हें मारा जा सके। तो ये किस तरह का सीज फायर है जिसमें फायरिंग ही हो रही है, जिसमें दुश्मन को मारा ही जा रहा है। सीज फायर का मतलब 2 दुश्मनों के बीच गोलीबाजी का रुक जाना होता है। हमास कह चुका है, कल हमने सुबह आपको बताया शो में, कि मीडिएटर्स पर उसे भरोसा नहीं रह गया, क्योंकि इसराइल जो चाह रहा है वो कर रहा है और उसे रोकने वाला कोई नहीं। गजा में इंटरनेशनल फोर्स के पर उड़ने से पहले ही कतरने की बातें सामने आ रही हैं। ये फोर्स सिर्फ सीज फायर मॉनिटर करेगी, ये कहा गया है, और ये फैसला काहिरा में हुई मीटिंग में हुआ है। हमास के पॉलिटिकल ब्यूरो के मेंबर होसाम बदरान ने कहा कि काहिरा में हुई बातचीत में सारे फलस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप एक राय पर आ गए हैं। अगर गजा में कोई भी इंटरनेशनल फोर्स, जिसे ISF कहा जाएगा, वो आती है तो उसका एक ही काम होगा
सीज फायर पर नजर रखना और फिलिस्तीनियों और इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स के बीच बफर की तरह खड़े रहना ताकि दोनों तरफ से कुछ गड़बड़ ना हो। बदरान ने साफ कहा कि अगर इसराइल या कोई और पार्टी इन इंटरनेशनल फोर्सेस को अपनी नई हथियारबंद ब्रांच की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी या उन्हें फिलिस्तीनियों पर प्रेशर डालने का जरिया बनाएगी तो हालात और भड़केंगे और ऐसी तैनाती जमीन पर चल ही नहीं पाएगी। उन्होंने कहा कि गजा में वही फोर्स चलेगी जो फलस्तीनी आम राय के मुताबिक हो, वरना पूरा आइडिया ही फेल हो जाएगा। तो ये हमास की तरफ से बात है कि इंटरनेशनल फोर्स कोई सिक्योरिटी नहीं संभालेगी, वो बस सीज फायर को वॉच करेगी कि सीज फायर ठीक से चल रहा है या नहीं। यानी यहाँ पर फलस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि गजा की सिक्योरिटी निज़ाम हमारे हाथ रहेगा, खासतौर से सिक्योरिटी। आप बस सीज फायर देखिए, बैठिए और वहाँ पर देखिए सब सही चल रहा है दोनों तरफ। तेल अवीव में कल रात नेतन्याहू के लिए मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। इजरायली सेटलर्स ने नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर कर नारेबाजी की। नेतन्याहू की माफी रोकने के लिए इजरायली सेटलर्स ने हंगामा कर डाला। उन्होंने अपने राष्ट्रपति हर्जोग के घर के बाहर जमा होकर उधम मचाया। प्रोटेस्ट के दौरान नेतन्याहू को कैदियों की यूनिफॉर्म में दिखाने वाले कार्डबोर्ड्स भी लहराए गए। सेटलर्स चाहते हैं कि नेतन्याहू को जेल में डाला जाए, रिहाई ना बल्कि माफी ना दी जाए। इसराइल में इतवार की रात काफी बड़ी तादाद में सेटलर्स प्रेसिडेंट इसहाक हर्जोग के घर के बाहर जमा हो गए और उन सब ने जोर देकर कहा कि वो वॉर क्राइम के मुलजिम बेंजामिन नेतन्याहू को किसी भी तरह की माफी न दें। दरअसल कल ही नेतन्याहू ने अपने प्रेसिडेंट हर्जोग को ऑफिशियली माफीनामा भेजा। एक ऑफिशियल माफीनामे की रिक्वेस्ट भेजी थी नेतन्याहू ने, ताकि उसके खिलाफ चल रहा करप्शन ट्रायल रोका जा सके। जो उसने घपले किए तो उनकी फाइल बंद हो जाए। उस ट्रायल में उस पर नेतन्याहू पर ब्राइबरी यानी रिश्वत, फ्रॉड और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के केस चल रहे हैं और लगता है कि फैसला आ जाएगा और नेतन्याहू जेल जाएगा, इसीलिए वो माफीनामे भेज रहा है। नेतन्याहू का कहना है कि ट्रायल बंद होने से इस्राएली पॉलिटिक्स में चल रही अंदरूनी लड़ाई और बंटवारा कम होगा। ये नहीं बता रहा कि हम जेल जाने से बच जाएंगे। इधर सेटलर्स का इल्जाम है कि नेतन्याहू अपनी कुर्सी और खुद को बचाने के लिए माफी मांग रहा है और अगर हर्जोग ने उसे माफी दे दी तो ये कानून का मजाक बनाने जैसा होगा। गजा से 4 गधों को जर्मनी ले जाया गया था, लेकिन जख्मी फलस्तीनी बच्चों को एंट्री से रोक दिया गया। अब इस खबर पर फलस्तीनी आवाम का रिएक्शन सामने आया है। वो इस इंसिडेंट को लेकर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं। जर्मनी सबसे ज्यादा मजाक का बाइस बना है। इंटरनेशनल कम्युनिटी शर्मसार हो रही है। सोशल मीडिया पर फलस्तीनियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। वजह है एक रिपोर्ट जिसके मुताबिक गजा से कम 4 गधे जर्मनी भेजे गए, जहां उन्हें सुरक्षित माहौल यानी सिक्योर माहौल और आराम दिया गया। शायद जर्मनी को इंसानों से ज्यादा गधों की जरूरत हो, लेकिन कुछ ही महीनों बाद यही जर्मनी ये कहते हुए सामने आया कि गजा के जख्मी बच्चों को इलाज के लिए एंट्री नहीं दे सकते। फलस्तीन ये इसराइल को हथियार दे सकता है। फलस्तीनियों का कहना है कि यह फैसला दिखाता है कि जानवरों को इंसानों से ज्यादा तवज्जो दी जा रही है, जबकि गजा में हजारों बच्चे इलाज का इंतजार कर रहे हैं, दवाइयों से महरूम हैं। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने लिखा, गधों को बचा लिया, बच्चों को नहीं। दोस्तों, ये खबर मगरिब के नालायकपन का नंगा सबूत है, जिस पर गजा के मजलूम जोर जोर से हंस रहे हैं। कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने इस खबर को 1 दिसंबर को शेयर किया है। ईरानी नेवी को जल्द ही एक नए वॉरशिप की ताकत मिलने जा रही है, जिसका नाम है खुज़ेस्तान। लंबी दूरी तक ईरान इससे अपना दबदबा कायम कर सकेगा। ईरानी नेवी के कमांडर रियर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा कि नया वॉरशिप खुज़ेस्तान बहुत जल्द ईरान की नेवी में शामिल हो जाएगा। इस जहाज के आने से ईरान की लॉन्ग रेंज मिशंस चलाने की कैपेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। एडमिरल ईरानी ने यह भी कहा कि ईरान के दुश्मन हमारे लोगों में बंटवारा पैदा करने और यूनिटी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपने स्ट्रैटेजिक गोल्स आगे बढ़ा सकें। उन्होंने कहा कि ईरान कि नेवी हर तरह के हालात का सामना करने के लिए तैयार है और नए जंगी जहाज हमारी नेवी की ताकत में सीधा इजाफा करेंगे। पेजेश्कियान बोले, ईरान तुर्की साथ आएंगे तो इलाके की आग ठंडी हो जाएगी। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने कहा कि ईरान और तुर्की का दोस्ताना ही वो असली रास्ता है जिससे रीजन के क्राइसिस कंट्रोल किए जा सकते हैं। ये बात उन्होंने तेहरान में तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान से मुलाकात के दौरान कही।
मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा कि इस्लामिक मुल्क जब अपने दम पर ट्रेड, इंटेलिजेंस और कल्चर का फ्लो बढ़ाते हैं तो बाहर की दखल अंदाजी अपने आप कम हो जाती है और टेंशन की ज़मीन सूख जाती है। फिलहाल ईरान आजकल तुर्की के साथ अपने ताल्लुकात बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा रहा है। इन दोनों मुल्कों को ना चाहने वाले लोग इस खबर से बेहद तड़प उठेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने मान लिया है कि हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला के मादुरो से फ़ोन पर बात की है और वेनेजुएला कह रहा है कि अमेरिका हम पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म किया कि उन्होंने कल ही वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो से फ़ोन पर बात की। ये वही वक्त है जब दोनों मुल्कों के बीच टेंशन इस वक्त अपने उरूज पर है, कभी भी जंग छिड़ सकती है, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ वेनेजुएला की हुकूमत का इल्ज़ाम है कि अमेरिका उस पर अटैक की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, अमेरिका कैरिबियन रीजन में बड़ा मिलिट्री बिल्डअप कर रहा है। बड़े बड़े वॉरशिप्स, फाइटर प्लेन्स, हजारों फौजी, सब कुछ तैनात कर दिया गया है। मदुरो से जुड़े एक अलेज्ड ड्रग कार्टेल को टेरर ग्रुप का टैग दे दिया गया है अमेरिका की तरफ से और ट्रंप पहले ही ये वार्निंग दे चुके हैं कि वेनेजुएला का एयर स्पेस क्लोज्ड माना जाए, कोई नहीं आ जा सकता इधर जहाज। अमेरिका कहता है कि यह मिलिट्री मिशन ड्रग माफिया को रोकने के लिए है, लेकिन वेनेजुएला कहता है कि असल मकसद हुकूमत का तख्ता पलट करना है, मदुरो को प्रेसिडेंट की कुर्सी से हटाना है और अपनी कठपुतली कुर्सी पर बैठाना है ताकि वो अमेरिका के हिसाब से काम कर सके। कुछ खबरें यहां से। अमेरिका और सीरिया की फोर्सेस ने मिलकर आईएस के ऊपर सीरिया के अंदर कहर बरपा दिया है। ताज़ा खबर के मुताबिक 15 आईएस के 15 हथियारों के ज़ख़ीरे या हथियारों से भरे ठिकाने तबाह कर दिए अमेरिका और अहमद अल-शरा की फोर्सेस ने मिलकर, और ये आईएस के लिए अब उसके खात्मे की निशानी जैसा है। अल-शरा कभी आईएस का हिस्सा थे, लेकिन आज सीरिया के प्रेसिडेंट हैं बशर अल-असद को लगभग उन्होंने बेदखल किए हुए 1 साल हो रहे हैं, और अब जो अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन था वो सीरिया की ज़मीन पर अमेरिका का सबसे बड़ा अलाई बन चुका है। सियासत में दोस्ती और दुश्मनी बहुत लंबे वक्त तक नहीं टिकती अगर मोहरें अपने खाने बदल लें। तो 15 आईएस की वेपन साइट्स को तबाह किया गया है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि स्टोरेज फैसिलिटी जो कि रिफ दमिश्क प्रोविंस में लोकेटेड थी, उन्हें तबाह किया गया है। वहाँ 130 मोटार्स थे, रॉकेट्स थे, मल्टीपल असॉल्ट राइफल्स थी, मशीन गन्स थी, एंटी टैंक माइंस थी और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी में बनाने के मटेरियल्स थे। वो सब आईएस के सब हथियारों के जो माल था उसे तबाह कर दिया है दोनों ने मिलकर। अगली खबर ये कहती है कि डोनाल्ड ट्रंप असाइलम को लेकर बेहद सख्त हो चुके हैं। अब वो लोग जो अमेरिका में पनाह मांगते थे, कहते थे कि भाई हमारे मुल्क में हमें जान का खतरा है, आप हमें असाइलम दे दीजिए, और फिर वो अपने मुल्क कभी नहीं लौट पाते थे। तो असाइलम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप सख्त हो गए हैं, ख़ास तौर से व्हाइट हाउस के पास 4 रोज़ पहले हुए उस हमले को लेकर जिसमें एक सिक्योरिटी गार्ड मारी गई अमेरिका की, और वो हमला एक अफ़गानी ने किया था। वो अफ़गानी जो 10 सालों तक तालिबान के ख़िलाफ़ अमेरिका की मदद करता रहा था अफ़गानिस्तान में, उसको असाइलम दिया था अमेरिका ने और उसने हमला ये कर दिया। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि हमने जो असाइलम पर रोक लगाई है, ख़ास तौर से थर्ड वर्ल्ड के लिए यानी तीसरी दुनिया के लिए जो बड़ी गरीब या फिर बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट जोन से आते हैं मुल्क, उन पर ख़ास तौर से उनमें 19 कंट्रीज़ शामिल हैं, उन लोगों को हम अभी असाइलम फिर से नहीं देने वाले, और जो हमने रोक लगाई है ये तवील मुद्दत तक जारी रहेगी, नहीं पता कब ख़त्म होगी। यानी वो लोग जो अमेरिका में असाइलम चाहते थे इस हमले के बाद, अब वो बेआसरा हो गए। अफ़गानिस्तान से खबर है, टोलो न्यूज़ है अफ़गानिस्तान का। वहाँ से पाकिस्तान का नाम ना लेते हुए पाकिस्तान को एक नसीहत और वार्निंग दे दी गई है। अफ़गानिस्तान की जो हुकूमत है उसमें जो उनके इकनॉमिक मामलों के डिप्टी मिनिस्टर हैं मुल्ला अब्दुल गनी बरादर, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री की एक बैठक में कहा है कि अफ़गानिस्तान के दुश्मनों को बेगुनाह औरतों और बच्चों को शहीद नहीं करना चाहिए। अफ़गानिस्तान के दुश्मनों को, पाकिस्तान की तरफ इशारा है, क्या हमारी औरतों और बच्चों को नहीं मानना चाहिए। बरादर ने आगे जो कहा सुनिए कि अफ़गानों के पास याददाश्त और जवाबदेही दोनों है, यानी हम याद रखते हैं और बदला लेते हैं, और हम जवाब देना जानते हैं, और जिन्होंने अफ़गानिस्तान में बुराई बोई है उन्हें साफ तौर पर
उसकी फसल काटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ये सीधा सीधा पैगाम है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन साउथ एशिया या एशिया में आजकल कुदरत का बड़ा गजब रूप देखने को मिल रहा है। इंडोनेशिया में सैलाब जो आया है रेन्स के बाद, बारिशों के बाद, उसने अब तक 442 लोगों की जान ले ली है, जबकि 402 लोग अब भी लापता हैं। और गजब ये है कि फिर से मौसम विभाग ने तेज बारिश की अलर्ट जारी किया है, यानी एक बार फिर से लोगों पर क़यामत बरप सकती है। 442 ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। हमें इंडोनेशिया और बाकी ममालिक के लिए दुआ करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।